हाँ, तो अपन रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे बेटा। अपन ने लेंस में लेंस का कॉम्बिनेशन देख लिया था, याद है? P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 प्लस P3 और दूर दूर रखे हो तो P 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2 बताया था क्या? यस सर। अब आ जाओ बेटा, लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन देखते हो और फिर अपन थोड़ा सा थिक लेंस भी देखेंगे। वो जेई लेवल के क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एक दो करा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? तो अभी अपन बात कर रहे हैं लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन। क्या बात कर रहे हैं बेटा? थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं लेकिन तुम्हारे, देखो मेरी बात सुनना, हम ये सोच ले कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और छोड़ दें इस सेक्शन को ना, तो इसमें मतलब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भी बनते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन ही होती है, बहुत लेंथी नहीं होता है लेकिन माइंड से सॉल्यूशन आसान आ जाता है। तो इसीलिए इसके कंसेप्ट समझने पड़ेंगे अपने को, और हमें जब वो क्वेश्चन बेस से आ जाए जो लेंथी ना हो और हो रहे हो तो अपने को नॉलेज होना चाहिए। सुनना, ये लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन है। लेंस का एक हिस्सा मैंने सिल्वर्ड कर दिया, मैं प्लेनो कॉन्वेक्स भी ले सकता था पर मैंने इक्वी कॉन्वेक्स लिया। दिस इज इक्वी, जो भी वोटेवर, एक लेंस है उसका एक हिस्सा मैंने सिल्वर्ड कर दिया। तो क्या मैं बोल दूं जब रे जाएगी तो लेंस के अंदर जाके मिरर से टकरा के वापस आएगी तो बीच में एयर गैप, जैसे स्लैब में माना था ना अपन ने, क्या पैरेलल स्लैब में कंपोजिट स्लैब बनाई थी ना, खूब सारी स्लैब का कॉम्बिनेशन, वैसे मैं लेंस और मिरर के बीच में एक छोटा सा एयर गैप मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं बेटा? एयर गैप बिटवीन लेंस एंड मिरर। तो हमने लेंस और मिरर के बीच में एक छोटा सा एयर गैप मान लिया, ये दिस इज द एयर गैप। तो बोल दूं यहां पे 2 बार लेंस से गुजरी है रे और 1 बार मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है, तो 2 बार लेंस और 1 बार मिरर यूज हुआ। तो क्या मैं बोल दूं ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस, 2 बार लेंस की पावर काम आई है, 2 बार लेंस से गुजरा है और 1 बार मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है। तो मैं बोल दूं ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, 2 लेंस प्लस 1 मिरर। इस बात को समझ लो, चाहे जाना चाहे आना, 2 बार लेंस से गुजरी तो 2 लेंस प्लस 1 मिरर मिलके इसका हिसाब करेंगे। तो P इक्विवेलेंट बराबर ट्वाइस ऑफ लेंस प्लस मिरर, ठीक है? एक तो ये। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मैं बोल दूं अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरे को कोई बोलता है कि रे गई और थोड़ी देर बाद वो रिटर्न होके आ गई, तो मैं ये बोलूंगा सामने मिरर रखा है, क्योंकि रे पार होती तो लेंस बोलता। तो जब भी लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन होता है वो इट विल बिहेव फाइनली लाइक मिरर। नेट रिजल्ट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन, नेट रिजल्ट ऑफ दिस इज रिफ्लेक्शन, सो फाइनली सिस्टम विल बिहेव लाइक मिरर। तो सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा। 2 बार लेंस और 1 बार मिरर यूज हुआ है, तो ये पॉइंट बना के लिख लेना, 2 बार लेंस और 1 बार मिरर यूज हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ PL प्लस PM तो ये आ गया, और दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक मिरर। तो अपन को P इक्विवेलेंट जो आई है उसको -1/f इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों? क्योंकि मिरर में P बराबर -1/f होता है और लेंस में P बराबर +1/f होता है, तो दोनों की पावर में डिफरेंस होता है, एक में नेगेटिव लगता है एक में नहीं लगता है, ठीक है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि फाइनली यहां माइनस आएगा, फाइनली दिस वुड बी माइनस, ठीक है? इंपॉर्टेंट। तो P इक्विवेलेंट बराबर -1/f इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है सर? समझ में आ गई? चलो सर इसमें कुछ क्वेश्चन करा दो। 102 क्वेश्चन हो गए थे अपने, क्वेश्चन नंबर 103। अब क्वेश्चन क्या है? ये रहा एक इक्वी कॉन्वेक्स, दिस इज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी R1 R2 20 सेंटीमीटर है, इसका म्यू 3/2 है और पीछे वाली सरफेस को मैंने सिल्वर्ड कर दी। और सॉरी अपन एक काम करते हैं, इसको X कर देते हैं, आज क्वेश्चन बदल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ये थिन लेंस से मैंने दिखाया, ठीक है, ताकि रे डायग्राम अच्छा बने। An object is placed in front of lens mirror system is shown in at a distance x, at a distance x is shown in diagram, is shown in ठीक है? ये काम करता हूं मैं, रुक जाए एक मिनट, इसको 5 कर देते हैं, है ना? 5 सेंटीमीटर कर देते हैं पहले, ये वो कर है ना, थोड़ा एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। देन फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल, देन डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर विल बी, वही मिरर लेंस एक ही बात है, विल बी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बेसिक दे रहा हूं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आएगी, उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हारे को बच्चा
इतना बड़ा देख के छोड़ देता है और फिर उसमें क्वेश्चन इजी पूछ लेता है। दोनों बातें करेंगे अपन, ठीक है। अभी बात ये करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो अपने को ये बताना फाइनल इमेज क्या बनेगी। तो मेरे पास काम करने के 2 तरीके हैं ना, मेथड 1 है ना, सॉल्यूशन मेथड 1, ठीक है। पहले मैं बेसिक से कर रहा हूं, बेसिक, ठीक है, कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो, है ना, बेसिक से कर रहा हूं। तो आ जाओ, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं क्योंकि सारा गेम ही डायग्राम है। ये म्यू हो गया 3/2 और ये R1 बराबर R2 बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा कहाँ, ये रहा, ये कितनी डिस्टेंस है बेटा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मैं बोल दूं बेसिक से, ये रे पहले जाएगी और यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, इधर देखो, ये रे गई, यहाँ पे नॉर्मल तो वाइट कलर से बना है, ये नॉर्मल है ना, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन रे हो जाएगी, ठीक है, और ये पीछे से आती हुई लगेगी। तो क्या मैं बोल दूं ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो मैं बोल दूं फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है, फॉर फर्स्ट सरफेस। तो यहां से कर ले अपन, क्या नाम इसका, यूजिंग, चलो आ जाओ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। कर्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, तो पहली सरफेस इज ए कर्ड सरफेस, उसके लिए u बराबर लिख दूं -5, है ना। तो u बराबर -5, μ2 देखो 3/2 जिस मीडियम में जा रही, v निकालना है ना, माइनस μ1 -5, सॉरी μ1 एयर है, और ये u -5 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस 1 अपॉन r प्लस 20। तो कितना आ जाएगा ये 3/2v प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/40, ठीक है। ये आया 1/40, है ना। यहाँ से 3/2v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 8/40, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2v इज इक्वल टू माइनस 7/40। देखो सही करा गलत करा मैंने, कोई मिस्टेक है क्या, देख μ1 ठीक है 1 5 20 है ना, 3/2 माइनस 1 1/2 है ना, ये 1/40 ठीक है, 3/2 भी है, ओके मेरे हिसाब से तो ठीक है। कितना आ जाएगा 20, एक मिनट ढूंढना यार, 20 10 10 5 10 इक्विवेलेंट -5 आ रही है यार, फोकस पर का पैरेलल इन्फिनिटी आनी चाहिए। चलो देखते करते कितना आ रहा है। तो v बराबर कितना आ रहा है 60 -60/7 -60/7 सेंटीमीटर, ये इसकी इमेज आ रही है। -60/7 मतलब इधर ही बनेगी, और 60/7 मतलब 5 से बढ़ा के ना, तो बिल्कुल सही बात है, ये पीछे से आती हुई लगेगी, देखो ये, तो ये 60/7 ये आया है ना, दिस इज v 1 60/7 60/7 ये आ गया, 60/7 ही लिखो, ये 60/7। फिर वो उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, बोलो ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, 10 आना चाहिए था ये 10 आना चाहिए था यार। चलो ठीक है, ये 60/7 आया माइनस, अब फॉर मिरर, अब सेकेंड फॉर मिरर है ना, फॉर मिरर है ना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें u हो जाएगा, ये u रे यूं जा रही है ना, ये रे यूं जा रही है, इधर देखो रे कैसे जा रही थी, रे यूं जा रही थी, और आप ऑब्जेक्ट इधर पीछे बना, तो मैं बोल दूं u बराबर -60/7, u इज इक्वल टू -60/7, f बराबर -10, क्योंकि मिरर भी इधर है, -10 सेंटीमीटर। निकालो v, तो 1/v माइनस 7/60 इज इक्वल टू -1/10। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 7/60 माइनस 6/60। तो यहाँ से v बराबर आ रहा है बेटा 60, है ना, सॉल्व कर लेना इसको, 60 सेंटीमीटर, मतलब इमेज बनी 60 सेंटीमीटर पे, है ना। 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा,
है ना, 60 सेंटीमीटर प्लस का आ रहा है ना, देखो ना प्लस का आ रहा है, ये देखो प्लस का आ रहा है ना 60 सेंटीमीटर, ये सोल्व करने पे प्लस 60 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ इमेज पीछे से आती हुई लगेगी, ये यूं है ना, ये यहाँ से कहीं से ये पीछे से आती हुई लगेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस 60 सेंटीमीटर आ गया, अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो 60 तो पीछे रह जाएगा, 20 तो इधर आएगा नॉर्मल, ये देखो इसका नॉर्मल ये यहाँ, तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा और इमेज यहाँ बनेगी। चलो आ जाओ, अब 60, तो इसके लिए अब फिर से अब लेंस की ये वाली कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन, लेकिन इस बार रे यूं आ रही है और ऑब्जेक्ट पीछे, तो नेगेटिव आएगा, देखो रे यूं जा रही है ऑब्जेक्ट पीछे नेगेटिव, और यही वाली आर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर रे यूं जा रही है इधर नेगेटिव। तुम कह दोगे सर पहले तो आपने जाते वक्त तो इसको पॉजिटिव लिया था क्योंकि रे यूं थी, याद है मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। सुनो बेटा वापिस से, रे यूं जा रही थी पहले शुरू में, तो ये वाली आर प्लस हो गई थी, ये वाली क्योंकि इधर ही थी। इस बार ये वाली इसके लिए देखो, जब रे यू जा रही है तो ये आर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आर इधर है, और रे यू जा रही है यू भी नेगेटिव हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो फॉर कर्व्ड सरफेस बोलो, तो बोल दूं u कितना हो जाएगा, u बराबर -60, देखो ना -60, रे यू जा रही है, ये देखो ये रे यू जा रही है और ऑब्जेक्ट इधर है, ये -60, ये यहां लिख रहा हूं मैं, ये 60 है, ये दिस इज 60, ये इंटरमीडिएट इमेज है ना 60, तो u और r बराबर r इज -20। सर पहले तो इसको प्लस लिखा था, पहले रे यू गिर रही थी ये वाली इनिशियली, तो इधर प्लस था, अब रे यू जा रही है तो यही वाला नेगेटिव हो गया। क्लियर है, सारा रे इंसिडेंस रे पे डिपेंड करता है। अच्छा μ1 3/2 क्योंकि अंदर से आ रही है, μ2 1 क्योंकि एयर में जा रही है, ठीक है, रखो ये सब, तो यहां से रख दूं मैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। रखो μ2 कितना हो गया बेटा 1, v निकालना, माइनस μ1 कितना हो गया बेटा 3/2, u कितना है बेटा -60 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 अपॉन r -20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 1/v माइनस 1/40 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस 3 से कटा 40 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -1/2 माइनस प्लस 1/40, तो यहाँ से 1/v बराबर 0, तो v बराबर इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है, v इनफाइनाइट आएगा, v बराबर इनफाइनाइट, क्योंकि रे मैंने क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, रे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली रे ये यहाँ से, अब ये रे बाहर जा रही थी, थोड़ी अवे होगी नॉर्मल से और अवे होकर अब सीधी हो गई, ये पैरेलल इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, ये रे डायग्राम बनेगा। रे अंदर गई, थोड़ी पास आई तो इमेज पीछे बनी, तो 5 से पीछे बनी 60/7, 60/7 8 पॉइंट समथिंग होता, तो पीछे बनी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके यूं गई तो उधर बनी, फिर उधर से वापस रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल हो गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि फाइनल इमेज विल बी एट इनफाइनाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये बड़ी लंबी रामायण है, देखो इसमें एक बार रिफ्रैक्शन, दूसरी बार रिफ्लेक्शन, तीसरी बार रिफ्रैक्शन, तो 2 बार तो ये सड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का, जिससे हम बचना चाहते हैं हमेशा, ये अनस्टैंड कैलकुलेशन। अच्छा, फिर इतनी सारी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के पूरे चांस, ये दूसरी बार फिर फॉर्मूला, तीसरी एक मिरर फॉर्मूला, बड़ी जबरदस्त, और इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक होनी है, और समय कितना कंज्यूम हो अब आप देख लो, इतना टाइम अगर एग्जाम में लगा दिया पेपर छूट जाएगा। तो सर क्या किया जाए, चलो आ जाओ, अब अपन देखते हैं मेथड 2 जो मैंने समझाया था। सर मेथड 2 क्या है, ये देख मैंने यहाँ क्या समझाया था, ये इसको लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन ऐसे करेंगे, अब इसका सिंगल सिस्टम बना लेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम बना लेंगे। चलो आओ सर कैसे बनाओगे, आ जाओ मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 है ना, यहां लिख रहा हूं मेथड 2। अब मेरा इंटरेस्ट इज मेथड 2 में, क्योंकि यही हमें पार लगाएगा। मेथड 2, दिस इज, सबसे पहली लाइन, दिस इज लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन, लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन, मिरर कॉम्बिनेशन, और इसमें 2 बार लेंस और 1 बार मिरर काम में आ रहा है, तो मैं बोल दूं P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PL प्लस PM एंड फाइनली इट विल बिहेव लाइक मिरर। क्यों, क्योंकि नेट रिफ्लेक्शन है। चलो आ जाओ, अब पहले अपन लेंस की फोकस निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू, मैं बोल दूं क्या 2 μ-1 अपॉन r, ये पावर ऑफ लेंस है। क्लियर है, रखो कितना आ जाएगा 2 μ की वैल्यू 3/2 -1 अपॉन r 20, दोनों r सेम है ना, इक्वी कॉन्वेक्स के लिए तो है ये, तो ये आ जाएगा P इक्विवेलेंट है ना, इज इक्वल टू, ये कितना सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/20, और ये सेंटीमीटर में मीटर, एक काम करो इसको मीटर में बदल दो, इसको मीटर में ही लिखो सीधा,
तो आ जाएगा 0.2 मीटर, है ना, मीटर में ही चलने दो, तो 1/2 तो आ जाएगा PL बराबर 5 डायोप्टर, ठीक है, ये आ गया है ना। तो यहाँ पे लिख दूं मैं ट्वाइस ऑफ 5 डायोप्टर प्लस मिरर, और PM मिरर की कितनी हो जाएगी, मिरर के लिए -1/FM, और फोकस ऑफ मिरर कितनी है, FM बराबर फोकस ऑफ मिरर बराबर R/2 माइनस का, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकस नेगेटिव होती है ना, दिस इज कॉनकेव मिरर, तो फोकस नेगेटिव होगी और R/2 होती है, मिरर में तो फिक्स है R/2, तो मिरर की फोकस का, तो मैं बोल दूं -1/- R/2 20/2, है ना, सेंटीमीटर या मीटर में कर लो, -0.2 / 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 10 + 10 डायोप्टर, ये तो ये पावर ऑफ मिरर 10 डायोप्टर। बेटा ये निकाल लोगे ना बेटा, 1/f करना है, मिरर की पावर -1/f होती है और फोकस इटसेल्फ R/2 होती है, मीटर में बदल दो तो R दिया है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, तो यहाँ पे यह लिख दे, ये 0.2 / 2 माइनस का, तो -0.1, बस ये -0.1 ही लिख सीधा, यहाँ 0.1 ये ले, तो 10 डायोप्टर आ गई नेगेटिव, प्लस का 10 ये, तो दोनों कन्वर्जिंग है, पावर पॉजिटिव मतलब दोनों कन्वर्जिंग इन नेचर है, सही बात है, एक कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये ट्वाइस ऑफ 5D + 10D, तो मैं यहां से बोल दूंगा 20D, दिस इज P इक्विवेलेंट 20D, ये 20D। अब P इक्विवेलेंट को -1/F इक्विवेलेंट लिखूंगा क्योंकि इट इज मिरर, फाइनली इट इज मिरर, तो F इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा -1/20, है ना ये, और ये आ जाएगा बेटा -5 सेंटीमीटर, दिस इज फाइनली -5 सेंटीमीटर का मिरर, तो ये F इक्विवेलेंट बराबर -5 सेंटीमीटर, मतलब कॉनकेव मिरर, क्या है ये, कॉनकेव मिरर, है ना, मिरर है ना, ये मिरर है, बिहेव लाइक मिरर, ध्यान रखना ये मिरर की तरह बिहेव करता है ये, और नेगेटिव आया मतलब कॉनकेव मिरर, तो क्या मैं बोल दूं एक लाइन में मेरे ये हो गया, ये तो ठीक है तुम्हें दिखाने के लिए मैंने इतना लिखा, बाकी एग्जाम में तो जमा देंगे पावर लिख के, तो एक लाइन में मैं बोल दूं इट विल बिहेव लाइक मिरर, कॉनकेव मिरर ऑफ F बराबर -5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट भी 5 पे रखा है, यानी कि फोकस पे रखा 5, ये फोकस, यही ऑब्जेक्ट है, ये 5 बोलो, तो मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट भी फोकस पे ही रखा एक तरीके से, तो मैं बोल दूं ये जो रे जाएगी वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी, ये आया था इनफाइनाइट आंसर, तो फाइनली फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा था, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, तो सिंगल मिरर से कर दिया हमने, तो अगर हमारे को ये रामायण पता है तो अपन सिंगल मिरर बना देंगे इसका, क्लियर है, चलो सर फिर आपने बेसिक क्यों बताया, आप डायरेक्ट यही बताते ना सर, और कह देते वो बहुत लंबा पड़ेगा आप खुद कर लेना, नहीं ये बेसिक भी आना चाहिए सर, क्यों आना चाहिए, कई बार बेसिक से क्वेश्चन इजी पड़ेगा, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, पढ़नी तो पड़ेगी, ठहर के, अभी अपने एग्जाम में हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा छोड़ देंगे, और बाकी बेसिक आ जाए, ये देख सर इजी कैसे बन सकता, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं देख, ये पतला मैंने दिखाने में बड़ा दिखाया, ध्यान रखना, what will be the value of x so that image will coincide with O itself, x की वैल्यू क्या होगी, इमेज यहीं की यही बना है ना, O से कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, चला जाओ देखते हैं सर, देखो जब यहां से रे निकलेगी वो जाएगी, ये नॉर्मल सेंटर से पास होएगा, और रे जब रिफ्रैक्ट होके आएगी तो मैं बोल दूं क्या, इमेज कोइंसाइड करे O से, तो मिरर पर परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, तभी तो रिट्रेस, मतलब वहीं की वहीं बने, मतलब रिट्रेस करे, है ना,
इमेज कोइंसाइड करे मीन्स मिरर पर परपेंडिकुलर गिरे एंड पाथ रिट्रेस करे। दिस इज द बेसिक, दिस इज द निचोड़। पाथ रिट्रेस करे, ये इस क्वेश्चन का निचोड़ है। पाथ रिट्रेस करे, क्लियर है? ये निचोड़ है सारा। पाथ रिट्रेस करे तो क्या मैं बोल दूं इस मिरर पे परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, दिस इज द बेसिक। तो ये रे रिट्रेस करेगी और फाइनली इमेज वहीं की वहीं बन जाएगी। तो मुद्दे की बात है, मुझे अब देखो होते दो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन। पिछले क्वेश्चन में 2 बार रिफ्लेक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन करना पड़ा। अब मेरे को 1 बार रिफ्लेक्शन में ही काम चल जाएगा, मिरर सोल्व करना नहीं है मुझे। तो अल्टीमेटली मिरर को 20 से आती हुई लगनी चाहिए। रिट्रेस कब करेगी? जब नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी, यही नॉर्मल बन जाए। तो मैं बोल दूं मिरर को सेंटर से आती हुई लगनी चाहिए। रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस इट शुड अपीयर टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। जब रिफ्रैक्शन हो पहली सरफेस पे तो मिरर को लगना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। बस तो पहली सरफेस पे कबाड़े करने अपने को। आ जाओ तो बोल दूं फॉर फर्स्ट सरफेस, तो बहुत आसान हो गया। फॉर फर्स्ट सरफेस है ना, u बराबर कितना हो जाएगा? -x जो मुझे निकालना है। v बराबर -20 है ना, c ऑफ मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर, c ऑफ मिरर ए और 2f से आती हुई लगनी चाहिए, c ऑफ मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है ये। अच्छा μ1 बराबर 1, μ2 बराबर 3/2 एंड r बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। ये सब रख दो तो आ जाओ कितना आ जाएगा? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। दिस इज द फॉर्मूला। रखो μ2 3/2, v रखो -20 माइनस μ1 1, u रखो -x इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस 1 अपॉन r 20। ये तो कितना आ जाएगा? ये 3/40 माइनस का प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/40। ये तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा? 1/x इज इक्वल टू 4/40 और x बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? दिस इज आंसर। 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, क्योंकि मिरर पे परपेंडिकुलर गिरेगी, मिरर को 20 से आती हुई लगेगी। ऑब्जेक्ट को 10 पे रख दो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट कर्व सरफेस रे मिरर को 20 से आती हुई लगेगी, मतलब c से आती हुई लगेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लगेगी, तो पाथ को रिट्रेस करेगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दिमाग लगाया, एक बार रिफ्रैक्शन करा, आंसर पाया। अब इसको अपन करते किससे? इसका इक्विवेलेंट बनाते। तो पहले मिरर की फोकस निकालता, लेंस की, फिर मिरर की तो निकल जाती, दोनों की निकाल के पी इक्विवेलेंट निकालता, फिर -1/f रखता है ना। डिट्टो वही डेटा है, देखो ये आता 1, देखो ये ऐसे करता, ये देख ये करता सब। पी इक्विवेलेंट ट्वाइस ऑफ पीएल प्लस वो पीएल अलग निकालता ये करके, ये 5 आता, ये 10 आता है ना। यहां मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इससे भी भारी था इसका सॉल्यूशन तो वो करा तो 20 डायोप्टर आया, 1/f करा तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तो फोकस 5 सेंटीमीटर आ गई। ये सब करके जब मैं 5 निकालता तो इसकी भी फोकस 5 आती, अरे बोलो, तो ये 5 आती इसकी फोकस, तो एफ इक्विवेलेंट 5 आती। ये देख एफ इक्विवेलेंट 5 आती, ये निकालता मैं तो एफ इक्विवेलेंट कितनी आती? -5 सेंटीमीटर, मतलब इट इज कॉनकेव मिरर। तो याद है, और रिट्रेस कराने के लिए इसके 2f पे रखता, 2f पे यानी कि c पे, तो ये आ जाता 10, खत्म। देखो इससे भी 10 आ रहा, तो 10 पे रखता तो 2f से 2f पे ही बन जाती वापस। अरे बोलो, तो ये सेकंड सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड मेथड। सेकंड, वो फर्स्ट मेथड है। सर समझ में आ गया? तो आप चाहे तो एक बनाओ और चाहे तो बेसिक से करो। कई बार बेसिक इजी पड़ता है जैसे इसमें पढ़ा, और कई बार ये फॉर्मूले से करने में इजी पड़ता है जैसे इससे पिछले वाले में पढ़ा। 2 क्वेश्चन से मेरी बात आपको समझ में आ गई। सर एक होमवर्क दे दो ना सर, हम घर पे करते रहेंगे, होएगा तो ठीक, नहीं होएगा तो सर हमारी किस्मत खराब, क्योंकि आप तो करवाओगे नहीं, क्योंकि आपने तो ये करवा दिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने तो ये करवा दिया, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। होए तो ठीक, नहीं तो बाढ़ में चले जाइए आप बेटा, जिसको अंग्रेजी में बोलते गो टू हेल। सर वो बाढ़ ही होता है कि हाँ बेटा, हिंदी में मर्जी हो जाओ बेटा, है ना। होना चाहिए क्वेश्चन, नहीं हो रहा है तो बड़ी ज्यादा तकलीफ है। ये क्या है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, आर बराबर 20 सेंटीमीटर मैंने दे दिया। सेकेंड सरफेस फ्लैट है ही सरी, म्यू वही कांच का ले लो 3/2 है ना। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख दो है ना, और वही ऑब्जेक्ट कहाँ रखे? फलाने रखे, डिम के रखे,
what will be x, what will be the value, will be the value of x, so that image will coincide with O itself. करोगे? इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करनी चाहिए, ट्राई करो बेटा। फिर बेसिक से हाँ रे ले जाओ और आफ्टर रिफ्रैक्शन मिरर पे परपेंडिकुलर गिरा दो। अब उसके लिए क्या करना है वो आप जाने, ट्राई करना बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि इनमें बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसानी से हो जाते हैं और बच्चा जो छोड़ के गया वो बर्बाद भी हो जाता है साथ का साथ, इसलिए छोड़े कुछ भी नहीं। ध्यान रखना पूरी। सुनो बेटा, कुछ ज्ञान की बातें कर लेते, इधर देख, ज्ञान की बातें साथ में जरूरी है, इधर देखना बेटा। ये तो बात हो गई। आप जब प्रिपरेशन करते हो, जैसे अभी आप पूरे साल प्रिपरेशन करोगे, एक बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागे। मैं मतलब 2006 से पढ़ा रहा हूं, जब मैं सेकंड ईयर में था। 2006 से लेके मैं आज तक यही बात कह रहा हूं बच्चों को, लेकिन बच्चा समझता नहीं। उसको लगता है सर इसलिए कह रहे होंगे ताकि इनसे हम भारी क्वेश्चन नहीं पूछे। बेटा आप मेरे से कितने ही भारी क्वेश्चन पूछो, मेरे को तकलीफ नहीं है। बात वो नहीं होती है, बात ये होती है आप गलत ट्रैक पे काम करते हो। अब आप क्या करते हो, उनमें उलझे रहते हो, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। अभी भी आपने तैयारी करी होगी तो आपको पता पड़ा होगा, बूस्टर के अनशन क्वेश्चन नहीं हुआ, आपने अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया। एक्सरसाइज 3 के अनशन क्वेश्चन नहीं हुआ, डाउन कर लिया, और उस कारण से आपकी 10-10 दिन पढ़ाई नहीं होती, 5-5 दिन पढ़ाई नहीं होती कि मैं किसी लायक नहीं हूं, ऐसा सोचने लग जाते हैं। बेटा न तो मैंने मेरी जिंदगी में आज तक भारी क्वेश्चन किए है ना। देखो भारी क्वेश्चन करने नहीं होते, वो अपने आप हो जाते हैं। सर कैसे अपने आप हो जाते हैं? या तो करने से भी नहीं होते। उसका कारण ये है कि आपने पहले बेसिक क्वेश्चन नहीं करे। देखो ABCD पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको वोकैब आएगी, उसके बाद आप टेंस सीखोगे, उसके बाद उनको यूज करोगे, फिर ऐसे स्टोरी, एक सीक्वेंस होती है हर चीज की। तो आप सबसे पहले क्या करो, बेसिक क्वेश्चन करो, इजी क्लास में जो करा है वो खुद करो। वो कर लिए, होने लग गए, ऐसे 2 क्वेश्चन खुद बनाओ, अपने लिए खुद बना लो डेटा चेंज करके, उससे तुम्हारा दिमाग काम करना चालू करेगा। फिर आप एक्सरसाइज 1 करो, आप सोल्ड एग्जांपल करो। पहले जो एक्सरसाइज के सोल्ड एग्जांपल है ना, जो थ्योरी के बीच बीच में दिए मैं आपके मॉड्यूल में, वो करो। नहीं होंगे तो सॉल्यूशन मौजूद है, वो करो। उसके बाद एक्सरसाइज करो, अब थोड़े काबिल हो गए, एक्सरसाइज 1 करो, फिर एक्सरसाइज 2 करो। जब ये सब हो जाती है तो समझ लेना तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। आपकी एक्सरसाइज 2 हमेशा ईजी होगी एक्सरसाइज 1 से। सिर्फ एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आई डिफेक्ट की छोड़ दो, बाकी सारी एक्सरसाइज 1 इजी है, 2 इजी है 1 से। यानी कि एग्जाम में एक्सरसाइज 1 से भी आसान क्वेश्चन आते हैं। पेपर उठा के देख लो इस बार नीट 2020 का, इतना आसान पेपर, इतना आसान पेपर। लेकिन वही वाली बात है कि बच्चा क्या बोलते हैं, अपने अंडरस्टैंड के चक्करों में भागा, एक्यूरेसी बढ़ाई नहीं। तो आप क्या करें बेटा, आसान आसान क्वेश्चन करें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, है ना। और आप पहले भगत सिंह बने, समझ गए, ताकि आपके अंदर का बॉइलिंग ब्लड कि हाँ मैं ये कर लूंगा। जब आप एक्सरसाइज 1, 2 और ये सब कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। और जब आपका बेसिक क्लियर है तो आप फिर करें भारी क्वेश्चन, बूस्टर के, एक्सरसाइज 3 के। भारी क्वेश्चन क्या होता है, 2 टाइप के भारी क्वेश्चन होते हैं। एक जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो, जैसे 3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग गए, वो हो गया भारी। अब अपन पहले भारी करते हैं, अपने वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, इसलिए किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में अटक जाते, वो क्वेश्चन नहीं होता है। तो भारी क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना, इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 कॉन्सेप्ट। या फिर भारी होता है कैलकुलेशन से, जिसमें अनशन कैलकुलेशन, इसको भारी बनाना है। मैं यहाँ पे जैसे ये दिया था मैंने, ये देख क्वेश्चन मैंने दिया था, देख भारी कैसे बनता है क्वेश्चन। यहां मैंने दिया था 5, इसको मैं दे दूं 4.7 सेंटीमीटर, लो बर्बाद हो गए। अब कैलकुलेशन में उलझते ही रहो, अब ये हो गया भारी। ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। जो क्वेश्चन कैलकुलेशन में भारी है, कंसेप्ट पे नहीं है, वो होए तो ठीक, नहीं तो भट्टी की वाड़ में गए, ठीक है। नहीं परवाह नहीं करनी उसकी, ठीक है। तो आप समझे कि क्वेश्चन कैसा है, हमारे को कॉन्सेप्ट इंक्रीज करवा रहा है या फालतू की कैलकुलेशन करवा रहा है। अगर आप अक्लमंद है तो फालतू की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चनों को कम इंपोर्टेंस दे, ठीक है। अच्छा, बूस्टर के और एक्सरसाइज 3 के जो हो जाए उनसे खुश रहे, परेशान न रहे, क्योंकि सारे कंसेप्ट हमारी एक्सरसाइज 1, 2 में कवर हो रहे हैं, छूट कुछ भी नहीं रहा है। मैंने देख लिया सब बेटा, कवर हो रहे हैं सब, 100% कवर हो रहे हैं। तो आप ये मत सोचें कि 3 में आपको कुछ नया मिल रहा है ना, सिर्फ वो आपके माइंड की एक्सरसाइज करवाई जा रही है, मल्टीपल कंसेप्ट दिए जा रहे हैं। तो जो हो जाए वो अच्छी बात है, जो नहीं हो उसके लिए परेशान ना रहे। सर हम तो इतने टाइम रह लिए, इतने टाइम, गलती करी आपने। पुराने जो भी आपके बड़े भाई बहन है जिन्होंने नीट वगैरह दी, उनसे पूछ लेना मेरी बात सही है गलत है, ठीक है। पूरे साल ये बात समझाता रहता हूं, बच्चा 4 टीचरों से जा जाके पूछता है सर हम बूस्टर करें या नहीं करें, करें या नहीं करें। 2 हाँ कर देते, 2 ना कर देते, बच्चा फिर से कंफ्यूज। बेटा यार जब आपको कह रहे हैं समझ जाओ बात,
अनटिशंट क्वेश्चनों को कुछ करने से कुछ नहीं होता, सारे कंसेप्ट करो और टॉपिक कोई मत छोड़ो, है ना। तुम क्या करते हो, अनशन के चक्कर में पढ़ते हो, एक्सरसाइज 10-10 दिन लेके बैठे रहते हो, उधर 2 टॉपिक दूसरे छूट जाते हैं। अब आपने एक टॉपिक को तो दे दिए 10 दिन और एक टॉपिक अभी टच ही नहीं करा और टाइम निकल गया, नए टॉपिक चालू हो गए, पुराना छूट गया, अब उसकी एक्सरसाइज करी नहीं, मूर्खता। वहां 3 बूस्टर में टाइम खराब करके इसकी 1-2 भी नहीं करी। नहीं, 1-2 सबकी की हुई होनी चाहिए, एक्सरसाइज 1-2 सबकी की हुई होनी चाहिए, नहीं तो आप नुकसान में हो। 2 में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पुराने आए हुए। अच्छा, 2 से आइडिया लगता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 1-2 बहुत ढंग से की हुई होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जैसा भी मैंने पढ़ाया तो मैं हर टॉपिक में बताता हूं, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है, तो ये चीजें वहां इंपॉर्टेंट लिख लो, उन चीजों का ढंग से रिवीजन करना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है। मैं क्वेश्चनों पे या कंसेप्ट पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, हमेशा मेरी आदत है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या मुझे लगता है कि ये पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा ये कि पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है, अगर आप आज तक नहीं पूछा कि आप पूछा जा सकता है तो मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। तो ये बात ध्यान रखो, इनका एग्जाम में ढंग से रिवीजन करो। अच्छा, टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है। अगर आपके फिजिक्स में 35-36 जितने भी टॉपिक है, 14 लगभग 28 के करीब, तो वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, छूटा हुआ कोई नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 1-2 अगर किसी की छोड़ी है, देखो मैंने इस बार भी बोला था, हर बार बोलता हूं मैं, जो बच्चा ईएम वेव छोड़ के गया, 3 क्वेश्चन ईएम वेव के आए 2020 में, 2 या 3 क्वेश्चन ईएम वेव के आ गए, जिसके इन जनरल एक भी मतलब बहुत कम चांस से पूछा जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन आ गए, बर्बाद हो गया बच्चा। फिर कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इजी से इजी टॉपिक किया हुआ होना चाहिए, और टॉपिक के अंदर का कोई कंसेप्ट भी नहीं छूटा हुआ होना चाहिए। पहले वो चीजें सब करो, उनकी एक्सरसाइज 1-2 करो। तो बेटा अगर आप एक्सरसाइज 1-2 खुद से कर पा रहे हो और खुद कर रहे हो और ध्यान से कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो रहा है, खत्म, गारंटी ले रहा हूं मैं। मतलब आप 180 में से 180 भी ले सकते हो अगर आपके एक्सरसाइज 1-2 सारे टॉपिकों की हुई है तो। इसी लेवल के पेपर आ रहे हैं, आप उठा के देख लो, ठीक है। मैं इसमें कुछ भी लाग लपेट वाली बात नहीं, आप उठा के देख लो, आप 4 टीचर से पूछ लो, आप पुराने पेपर उठा के देख लो, 100% क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने इजी पेपर आ रहे हैं, ठीक है। एक आधा कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें तो हम ही कंफ्यूज है, तुम कहां से नहीं होगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों की परवाह मत करो, वो तुक्के में ही राइट होते हुए। एडियाबेटिक आइसोथर्मल दे दिया, अब वो दोनों ही है, लेकिन मान नहीं रहे, एडियाबेटिक ही दे रहे। किसी ने आइसोथर्मल टिक किया, वो बर्बाद हो रहा है फालतू में। तो सर समझ में आ गई आपकी बात। बेटा ऐसे धीरे धीरे ज्ञान की बातें बताता रहूंगा, ये बातें आप समझो, जितनी जल्दी समझ में आएगी उतना सिलेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे। तो सर ये आ गया लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन, हमारे समझ में आ गया, है ना। अब देखो बेटा, कई बार मिरर और लेंस को दूर दूर कर दिया जाता है। क्या कर दिया, ये तो इन टच, ये देखो इन कॉन्टेक्ट, ये लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन था, है ना। यहां लिखो आर इन कॉन्टेक्ट। क्या है रे, अरे फिर लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन, ए पुट इन कॉन्टेक्ट, है ना। पहले केस में मैंने इनको टच पे रखा, पुट इन कॉन्टेक्ट, अब दूर दूर रखते हैं ना, ठीक है, अब दूर दूर रखते हैं। अब आ जाओ एग्जाम्पल, कौन सा हो गया बेटा, 106, ठीक है बेटा 106। अब देखो ये एक लेंस है, ठीक है, प्लस ये मिरर है, ठीक है। फोकस ही दे देता हूं सीधा, इसकी आर दे देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मैंने बोला पैरेलल रे गिराई, ठीक है, क्या बोला मैंने, पैरेलल रे गिराई। अब सुनना ध्यान से, पहला ए है ना, फर्स्ट ये डी, सेपरेशन बिटवीन लेंस एंड मिरर इज डी। मैं रामायण नहीं लिख रहा हूं, है ना, ताकि कॉपी नहीं बने। पहला इफ रे retrace its path, if ray retrace its path, then D। second, क्या हुआ ये, D second, if final image is formed at infinity, then D।
दोनों क्वेश्चनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा बाल जैसा डिफरेंस है। देखो क्या है, बताता हूं। पहला पार्ट करता हूं रिट्रेस इट्स पाथ। तो जैसे उसने रिट्रेस देख दिया तो मैं बोल दूं कि मिरर पे परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, और ये कौन क्या मिरर, तो मिरर पे परपेंडिकुलर कब गिरेगी, तो मैं बोल दूं ये अपने फोकस में मिलेगी, पहले तो पैरेलल रहे। तो अरे खुद के फोकस में मिलेगी, दिस वुड बी 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो बोल दो पहले तो खुद के फोकस में मिलेगी, ठीक साहब। फिर ये रे जाके गिरेगी मिरर पे परपेंडिकुलर, ये तो बोल दो क्या मिरर पे परपेंडिकुलर गिरेगी। ये तो ये मिरर पे गिर गई परपेंडिकुलर, ये देखो ये 90 डिग्री। तभी तो रिट्रेस करेगी बेटा, रिट्रेस के लिए तो वापस लौटनी चाहिए, और उसका तो एक ही तरीका मिरर पे परपेंडिकुलर गिरे, मैं 50 बार बता दिया आपको, तो ये रिट्रेस करेगी। तो एक तो इधर से फोकस के बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए F1 के बराबर, और इधर से मैं बोल दूं R के बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो क्या मैं बोल दूं सेपरेशन, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, ये सॉल्यूशन 1, ये बेटा यहीं लिख रहा हूं मैं, तो बोल दूं D बराबर F1 प्लस R, एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल, यहाँ साइन वाइन नहीं, तो बोल दूं 30 सेंटीमीटर वुड बी द सेपरेशन बिटवीन लेंस प्लस मिरर। इस लेंस और मिरर के बीच में 30 सेंटीमीटर का सेपरेशन कर दो, तो ये पैरेलल रे पहले इसके फोकस में मिलेगी, और फिर यह परपेंडिकुलर गिर के रिट्रेस कर लेगी अपने बात को। समझ गए, चलो साहब। अच्छा सेकंड, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देन डी की वैल्यू क्या होगी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन जाए। चलो देखते आ जाओ। तो अब इस क्वेश्चन में सर क्या डिफरेंस है, ये भी तो यही हुआ, इसमें भी तो सर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। हाँ एक इसमें भी इमेज इंफिनिटी पे बन रही है फाइनल, कैसे, इसके फोकस में फिर 2f की 2f पे, फिर वापस इसके फोकस से जाते वक्त वापस इंफिनिटी पे हो जाएगी। तो पहला आंसर तो यही हो गया है ना, तो इसका सॉल्यूशन 2। तो एक तो आंसर हो जाएगा पहली पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये की है, तो यहां पे आ जाएगा डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 30 सेंटीमीटर। एक और आंसर हो सकता है इसका, जो उसका नहीं हो सकता था सर, वो क्या बताता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं, बेहतरीन चीज देखो। बात इस बार रिट्रेस की नहीं बोली गई है मेरे से, इस बार वो क्या बोली गई है, फाइनल इमेज शुड बी एट इंफिनिटी। आओ F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, F2 बराबर सॉरी R बराबर 20, मैंने यार वहां गलती कर दिया, ये F20 था, F20 था रे, गलतियां, ये 20, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है तो, है ना, तुम मत करना हो सर, कोई बात नहीं, हमने भी एग्जाम में कर दी, नहीं आपको नहीं करनी है बेटा, ये इसमें समस्या है, बर्बाद हो गए, वापस क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यार, अच्छा 40 बनाया मैंने भी। चलो मैं सीधा सॉल्यूशन बना रहा हूं ना, बेटा सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ रे यार, है ना, सॉल्यूशन कौन सा था, 106 क्वेश्चन था, है ना, ये यहाँ ठीक है, वो 40 हो जाएगा बेटा, और उसको 40 कर लेना यार, ठीक है, ये F1 बराबर 20 और ये R बराबर 20, ठीक है, वो 40 हो जाएगा, ठीक है, ये देख, ये यहाँ पे 20 था, तो वो D बराबर 10 प्लस लिखा था ना मैंने, वहाँ 20 प्लस 20 कर देना, तो रिट्रेस करने के लिए 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये था अपना पहला, ये फर्स्ट सॉल्यूशन जो था वो रिट्रेस करने वाला था ना बेटा, मैं क्या करूँ, वो हट गया, तो खराबी है इसके अंदर, ये कंपनी है, ये इसका ये बैंक का कभी मतलब आना रही है, बैंक क्यों क्या है ये, इसका मतलब क्या आना, ये बहुत एरर है इसमें, ठीक है बेटा, अपना अच्छी कंपनी का लाना, ये उन्होंने हमारे को गलत दे दिया, अभी हम इसको चेंज कराएंगे, बहुत अटकता, तुम्हारे सामने अभी देखा आपने वीडियो में, ठीक है ना, तुम मत तो लुट जाना, हमारे को तो बर्बाद कर दिया। F1 R, ठीक है, देखते अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं नहीं निभाते हैं, वापस चेंज कर, तो ये वापस रिट्रेस कर, ये बात अपनी हो गई थी बेटा, है ना, अपने को जबरदस्ती इसकी इस कंपनी की वजह से मेहनत करनी पड़ी। अब आ जा दूसरा केस, अब सेकंड क्या था अपना, सेकंड क्या था, इसका सेकंड पार्ट क्या था, है ना, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, इसमें थोड़ा अंतर है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, बहुत मेहनत करवा दी इन्होंने, एट इंफिनिटी। तो इसमें भी क्या है बेटा, एक केस तो वही हो गया, D1 बराबर 40 सेंटीमीटर, D1 बराबर F1 प्लस R, और ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्यों हो जाएगा ये,
40 सेंटीमीटर। ये इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि वही रिट्रेस वाली बात है ना, तो इसमें भी फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी बन रही है, रिट्रेस कर रही है तब भी। दूसरा क्या, इसमें एक और पॉसिबिलिटी होगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये होगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ना। अब सेकंड एक और हो गई, क्या, सेकंड पॉसिबिलिटी, उसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी। सर क्या, देखो एक और पॉसिबिलिटी होगी, क्या बताता हूं। अगर रे F1 बराबर 20 था और R बराबर 20, अगर रे यहां पे गिरे, कहां पे, इसके पोल पे सीधी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो क्या मैं बोल दूं जो ऊपर वाली रे वो नीचे से निकल जाएगी, ये यूं, और जो नीचे वाली रे है जो यहां गिर रही थी, ये देख, वो टकरा के ऊपर से निकल जाएगी। तो ऊपर वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन नीचे से, नीचे वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऊपर से, तब भी तो इमेज इनफाइनाइट में बनी। लेकिन क्या इसमें रे रिट्रेस कर रही है, पांच सवाल ही पैदा नहीं होता, कहां रिट्रेस कर रही है, आई यहां से गई वहां से, वाई वहां से गई यहां से, ये रे अलग अलग इंटरचेंज हो गई। तो क्या मैं बोल दूं एक और पॉसिबिलिटी, तो D बराबर F1, तो ये भी आंसर है। और ये कितना जाएगा, D बराबर F1 से, बोलो, तो यहां से बोल दूं मैं D बराबर 20 सेंटीमीटर आंसर। तो या तो मिरर और लेंस के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी हो तो इमेज इनफाइनाइट में बनेगी, और या फिर 40 सेंटीमीटर की दूरी हो तो इमेज इनफाइनाइट में बनेगी। दिस इज लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन। क्लियर है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप करते रहो, दिमाग लगाते रहो, क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। अब वो तो भले कितने ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप थोड़े क्वेश्चन ट्राई करना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसमें कॉनकेव मिरर भी कर सकता है ना। और देखो, इसमें क्या किया जा सकता है, ये लो, कॉनकेव मिरर भी कर सकता हूं मैं, है ना, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, क्या कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर है ना। इसमें दे दिया जैसे F बराबर 40 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो ना, R बराबर 20 सेंटीमीटर है ना, और वो बोलते पैरेलल रे है ना, ये रिट्रेस करे पाथ को, है ना, रे रिट्रेस करे, या ऑब्जेक्ट रख के वहां बोलते इमेज वापस यहीं बने, ये देखो है ना। ये लो, चल दूसरा दे देता हूं। D is equal to what? So that final image will be at O itself, बस ये करना। ये D क्या हो, बस वही वाली बात है, यहां से रे ले जाओ, उस पर रिट्रेस करवा दो पाथ को, तो इमेज वहीं की वहीं बन जाए। क्लियर है क्या? तो इमेज वहीं की वहीं बन जाए, समझ रहे हो? ट्राई करना, बोलो, ट्राई करना बेटा। X is equal to what? So that final image will be formed at O itself, and doesn't depend upon D, डिस्टेंस D किसके बीच में, मिरर और लेंस के D, तो O पे ही बने और D पे डिपेंड नहीं करे, ये बताना है। क्लियर है? ट्राई करो दोनों क्वेश्चन, अपन डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। क्लियर है क्या? ट्राई करेंगे बेटा ये, ओके। हाँ बेटा, अपन बात कर रहे थे क्या, लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन की कुछ क्वेश्चन मैं आपको देखिए गया था, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। ये क्या कि D क्या हो, ये D क्या हो कि फाइनल इमेज O पे ही बने, पाथ रिट्रेस करे नहीं करे मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, इमेज O पे ही बने। तो क्या मैं बोल दूं, एक तो
यहां से आने वाली रे 60 की पहले इमेज देखता हूं कितनी आएगी, इमेज कहां बन रही है वो देखता हूं कितने आएगी, और वो इस पर परपेंडिकुलर गिरवा दूं तो रिट्रेस करके इमेज यही बन जाएगी। चलो आ जाओ पहले देखते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, है ना, सॉल्यूशन फॉर लेंस बोलो u बराबर -60 सेंटीमीटर, f बराबर +40 सेंटीमीटर। तो ये f और u है अपने पास, तो बोल दो 1/v - 1/u बराबर 1/f इज द लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से 1/v निकालना, माइनस प्लस 1/u 60 बराबर 1/40। तो यहाँ से देखो v कितना आ रहा है, करो बेटा 60 120 3 2 1 120, मेरा तो आ रहा है ये 120 आ रहा है ना, 120 आ रहा है, देखो 120 सेंटीमीटर। बेटा कर लेना सोल्व इसको 120। तो क्या मैं बोल दूं ये रे 120 पे जा रही है यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस ये इट इज गोइंग एट 120, और वो 120 इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहिए, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है यहाँ पे, ये दिस इज द सी एंड दिस डिस्टेंस इज 20। बायोलॉजी दिस इज 20 सेंटीमीटर और ये 120 पे जा रहा है, और वो 120 इसका सी बन जाना चाहिए, तभी तो रिट्रेस करेगी और इमेज वहीं की वहीं बनेगी। ये तो मैं बोल दूं अगर मिरर पे परपेंडिकुलर गिरानी है रे ये, तो दिस शुड बी 120, और तो मैं बोल दूं ये d बराबर 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये जो 120 है उसमें से अगर ये 20 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैं बोल दूं इट शुड बी 100, तो आ जाएगा, है ना। तो v 120 आया, है ना, यहां पे एक पेज इंसर्ट कर लो, ठीक है, ये देखो, तो ये 120 आया ना, तो मैं बोल दूं दिस 120 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस should be 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, सो d बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। अब ये यहां नहीं समझ में आएगा, आप डायग्राम देखो, लुक एट डायग्राम, है ना, डायग्राम देखो, आप समझ जाओगे, ये रामायण नहीं समझ में आएगी। अरे जो लेंस से 120 है वो मिरर से 20 रखने के लिए 100 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगी, वो अब इसको सब अक्कल से करना पड़ेगा, इसके कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर रिट्रेस करानी तो इसके पोल पे भी तो गिरा सकता हूं, है ना, पोल पे भी तो गिरा सकता हूं। सेकेंड आंसर, है ना, इफ d बराबर 120, अगर ये d 120 हो जाए सेंटीमीटर, देन रे आफ्टर रिफ्रैक्शन from lens will incident on mirror at pole, है ना, at pole। तो बोल दूंगा u बराबर 0 हो जाएगा मिरर के लिए, तो इमेज वहीं की वहीं बन जाएगी और फिर वापस आ जाएगी, ठीक है ना, at pole, है ना, then image will again formed at, क्योंकि मेरे से रिट्रेस तो बोला नहीं है, at O itself। क्लियर है क्या, ये देखो ये फिर 120 है ना, ये 120 ये यूँ आ जाएगी, ये यहाँ बन जाएगी, ये यूँ आ जाएगी, ये यहाँ बन जाएगी, ये 120 कर दो d बराबर, तो पोल पे गिर जाएगी और रे वापस उल्टी आ जाएगी, ऊपर वाली रे नीचे से आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर, और फाइनल अरे वही u का जो v आया वही v वापस इसके लिए u बन के और इधर इमेज बन जाएगी। सोच लेना घर पे, तो होने चाहिए था बेटा ये। तो दो आंसर आएंगे इसके, क्या क्या, 100 और 120। अब ये x क्या हो कि इमेज इस d पे डिपेंड नहीं कर, मतलब ये कहीं पे भी हो, है ना, तो मैं बोल दूं क्या, ऐसा होने के लिए तो रे पैरेलल गिरनी चाहिए मिरर पे, क्योंकि मिरर सॉरी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए ताकि मिरर पे परपेंडिकुलर गिरे। अब मिरर तेरी मर्जी हो जा रखते, रे वापस आ जाएगी टकरा के। सर ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो मैं बोल दूं ये फिर से रिट्रेस वाली बात आ गई। क्लियर है, तो मैं क्या बोल दूं ये फोकस होना चाहिए, तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख दूं x शुड बी फोकस, x इज इक्वल टू f, तो x बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेंस के फोकस पे रख दो, रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की और मिरर पे परपेंडिकुलर गिर जाएगी। अब तेरी मर्जी हो जहां ले जा मिरर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज वहीं की वहीं बन जाएगी। सर मजा आ गया, ये बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। तो सर ये तो सब हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो। तो सर ये सारी बातें तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है, चलो।
ठीक सर। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन को आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। अब आप आराम से मॉड्यूल कीजिए। अच्छा सर एक थिक लेंस का करा दो, जेई लेवल का क्वेश्चन करा देते हैं। एग्जाम्पल 109 देख लेता हूँ, तुम्हारा मॉड्यूल में कहीं दिया तो वही ले लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं मेरी मर्जी से बना के दे देता हूँ। इसी तरह मॉड्यूल में क्वेश्चन है तो सही बताऊँ कौन सा। थिक लेंस का एक्सरसाइज 1 में मैंने देखा तो था। है ना, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 41 ही है ना। चलो वही ले लेता हूं मैं, है ना। ठीक है बेटा, ये देख, ये एक सेमी सिलेंड्रिकल लेंस है ना, ठीक है। हेमीस्फेरिकल ले लो, चलो सेमी सिलेंड्रिकल की जगह उधर से भी कर्वेचर है, हालांकि मेरे को काम नहीं आ रही है। तो इसका म्यू है 1.5, कितना है बेटा, म्यू 1.5। और इसकी जो आर है, आर रेडियस ऑफ, ये सेंटर है इसका, है ना, आर वो 6 सेंटीमीटर। और यहाँ एक पैरेलल रे गिर रही है ना, क्या नाम, पैरेक्सियल रे, बहुत करीब है नॉर्मल के, है ना। ये रे गिर रही है, ये रे गिर रही है इसमें, है ना, पैरेक्सियल रे। तो इस सिस्टम की फोकस बतानी, मतलब फाइनल रे कहाँ मिलेगी, है ना। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एफ फ्रॉम प्लेन सर्फेस, द डिस्टेंस, क्या क्वेश्चन क्या बता देता हूँ, द डिस्टेंस, वही लिख रहा है ना, द डिस्टेंस ऑफ, द डिस्टेंस, इधर ही लिख, द डिस्टेंस ऑफ, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, द डिस्टेंस ऑफ point of convergence f from the plane surface of hemisphere is है ना। तो ये सारी रे के कन्वर्जिंग का डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम हेमिस्फीयर, है ना। तो 2 रे ले लेते अपन, ठीक है। अब देखना क्या मैं बोल दूं, अब ये मोटा है, ये देखो हेमिस्फीयर है, तो मैं बोल दूं ये 6 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी, तो मैं इसका लेंस की फोकस निकाल के नहीं कर सकता, है ना। जैसे इधर देख, गलत सॉल्यूशन लिख रहा हूं पहले मैं, ये सॉल्यूशन मैं बोल दूं दिस इज, देखो कई बच्चे यूं करते हैं, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो वो लिखते हैं एफ बराबर क्या, आर अपॉन म्यू -1, है ना। सर देखो, हाँ देख रहा हूं बेटा, 6 सेंटीमीटर, म्यू लिखेंगे 3/2 -1, और ये आ जाएगा बेटा कितना, 1/2, तो ऊपर 12 सेंटीमीटर ये आ गया। तो सर फोकस इसकी 12 आ जाएगी, तो ये रे यहां से 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज होगी, है ना। सर ये देखो ना, ये 12 पे कन्वर्ज होगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो सर जब यहां से 12 होगी तो यहां से 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो बोल देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम, ये पॉइंट एफ है ना, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन सरफेस, फ्रॉम प्लेन सरफेस, तो बोल देते 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये 6 सेंटीमीटर गलत है सब, है ना। ये आंसर इसमें नो डाउट ऑप्शन में 6 है, लेकिन आंसर 6 नहीं है, नहीं 6 है भी नहीं, सॉरी, है ना, 6 तो है भी नहीं, तो ये 12 आया, गलत है। सर क्यों गलत है ये 6, बताता हूं। क्योंकि आपने ये लेंस फॉर्मूला, यू कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब, याद अपने डेरिवेशन में डी नेग्लिजिबल किया था, याद आया, सेपरेशन, वो जो पहली सरफेस से डिस्टेंस थी वो दूसरी से ली थी, याद है, v1 प्लस डी को v1 लिखा था, देख पीछे डेरिवेशन में जाके, और तभी तो 1/f बराबर μ2/μ1, और उसी से तो f निकला था। वी कांट अप्लाई, क्यों नहीं अप्लाई सर, लेंस इज नॉट थिन, यहां पे लिखो लेंस इज नॉट थिन, ठीक है। तो लेंस थिन भी होना चाहिए और सराउंडिंग सेम होना चाहिए, 2 बातें थी उसमें। सर बात तो सही करो, तो सर आप करेंगे कैसे, बेसिक से, है ना। तो मैं बोल दूं ये यहाँ पे अब सॉल्यूशन होएगा फ्रॉम बेसिक। ये आ जाओ, वापस से बनाओ डायग्राम, ये हेमिस्फीयर, दिस इज सी, दिस इज पैरेलल रे, ये है ना पैरेक्सियल है, ये नॉर्मल, ये ठीक है। तो ये म्यू 3/2 और ये r 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
आ जाओ, तो मैं बोल दूं यूजिंग, बिल्कुल बेसिक से, यूजिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्सर, रिफ्रैक्शन या यूजिंग, सीधा फॉर्मूला लिखना यार, इतनी रामायण का टाइम है क्या अपने पास? यूजिंग क्या, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर फॉर फर्स्ट सरफेस, है ना, फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है। पहली सरफेस के लिए फॉर्मूला यूज करो, बोलो μ2 3/2 v माइनस μ1 1 अपॉन u बोलो u इनफाइनाइट इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन r कितना है 6 सेंटीमीटर, ये r बराबर +6, तो यहां से 6 सेंटीमीटर कितना जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो ये 2 से घटा 3 बार 1/2 या 1/2, रुक जाओ v बराबर आ जाएगा कितना रे 18 सेंटीमीटर, अरे 18 आ रहा है यार, वो देखो ना 1/2 यहां से आएगा 6 3 18, तो v बराबर 18, तो मैं बोल दूं ये 18 पे जा रही है रे, ये लेकिन जाने से पहले ये जाने से पहले रिफ्रैक्ट होगी, तो मैं बोल दूं ये 18 पे जाने वाली है, यहां से 18, और अगर यहां से कोई चीज 18 है, ये 18 सेंटीमीटर है, यहां से 18 है, तो मैं बोल दूं ये 6 है, तो ये कितनी होगी 12, तो क्या मैं बोल दूं एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया 12 पे, तो ये 12 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, बोलो तो 12 भी आंसर नहीं, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, तो मैं बोल दूं ये थोड़ी पहले मिल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, तो मैं बोल दूं ये प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा यहां, ये तो ये था डीओ, ये डिस्टेंस ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट थी, ये यहां जाने वाली थी, दिस वाज इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, बेटा यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद रे जहां जा रही थी वो ये रही है, देखो ये, तो रे जाने वाली थी यहां से 18 दूर, यानी कि यहां से 12 दूर, लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया और यहां पे इमेज पहले बन गई, ये इमेज, ये फाइनल इमेज है ना, ये इंटरमीडिएट इमेज जो कि वर्चुअल डी होगा, और दिस इज डी आई जो मुझे निकालना है, ये डी आई, ठीक है। तो यहां से मैं बोल दूं कि फॉर प्लेन सरफेस, ये देखो प्लेन सरफेस, बोलो डी आई अपॉन डी ओ इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ाया था मैंने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का, डी आई अपॉन डी ओ बराबर μ2 बाई μ1, आ जाओ, तो यहां से डी आई अपॉन डी ओ इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, तो μ2 हो गया 1 और μ1 3/2, μ2 1 एंड दिस इज 3/2, और डी आई निकालना है, तो यहां आ जाएगा 2/3 डी ओ बोलो, तो डी ओ कितना है, तो डी ओ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यहां से लिखो 12 सेंटीमीटर, ये तो ये कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो ये डी आई बराबर 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर है क्या? तो फाइनल आंसर इज प्लेन सरफेस डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर, बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्या मैं बोल दूं अगर थिक लेंस है, थिन नहीं थिक, तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा 2 बार रिफ्रैक्शन करके, ये आपकी एक्सरसाइज 1 का 41 क्वेश्चन है, क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन, बोलो सर कर लेंगे। ऐसे ही अगर मान लो वो कितना है क्वेश्चन नंबर 109, ये लो, ऐसे ही अगर वो क्वेश्चन 110 दे दे ना, एग्जाम्पल 110, ठीक है, और जैसे स्फीयर दे दे, ये पैरेलल रह गिरा है, ये, और फाइनल इमेज की बात करें तो भी हम कर लेंगे, क्लियर है क्या, बोलो, तो फाइनल इमेज का बनेगी तो भी हम कर लेंगे। सर कैसे कर लेंगे? 2 बार रिफ्रैक्शन कर लेना, पहली सरफेस से दूसरी सरफेस से, पहली सरफेस से जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस फिर यहां से लेनी है, तो ये 20 घटाना मत भूलना, कर लोगे तो सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई, ट्राई करना कोई, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा, मेरा कोई एम ये क्वेश्चन कराना नहीं, मेरा एम भी ये समझाना कि ये ठीक है, मतलब ये ठीक है। अच्छा, इसका μ 3/2 और बाहर एयर है, तो इट विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग लेंस, कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग। ऐसे अगर पानी के अंदर एयर बबल होगा तो मान लो सराउंडिंग बारी है पानी 4/3 और एयर बबल का μ1, तो वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, तो ध्यान रखना, पानी के अंदर एयर बबल विल बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस, ये विल बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस, और ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक फाइनली कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, वो देख लेना।
तो ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है ना। मेरा एम ये क्वेश्चन कराना नहीं, मेरा एम ये बताना है कि ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। चलो तो ये सारी बातें सर हमारे समझ में आ गई, थिन लेंस थिक लेंस। अच्छा एक सर आपने है ना स्कैटरिंग तो अपन ने बाद में पढ़ी थी है ना, वो पढ़ ली थी। एक प्रिज्म अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। अपन ने जो फिनोमिनन पढ़े, सुनना ध्यान से, तो फिनोमिनन में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था बेटा। तो फिनोमिनन में जो बातें हमने पढ़ ली वो बता देता हूं। क्या, कोइन का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ट्विंकलिंग स्टार वाला, ठीक है। सनसेट और सनराइज होने से पहले और बाद तक नजर आना, सनसेट और सनराइज होते हैं थोड़ा सा रेडिश नजर आना, स्काई का ब्लू नजर आना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर और ऑब्स्टकल की रेडियस, ताकि अंदर बल्ब की इमेज नहीं दिखे, फिश के लिए वो सर्कल की रेडियस, ठीक है, ये सारी पढ़ ली थी। रेड कलर के सिग्नल या वो क्यों बनाए जाते हैं ये भी पढ़ लिया था। अब देखो एक सम फिनोमिनन है ना, ठीक है, फिनोमिनन, ठीक है, जो रह गए थे है ना, आपको लिखना वहीं पे बैठा जाए, ठीक है, नहीं तो पेज लगा देना वहां पे, क्योंकि उस समय अपन ने स्कैटरिंग वगैरह नहीं पढ़ी थी इसलिए अपन, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो रोटेशन ऑफ इमेज है ना, रोटेशन ऑफ इमेज बाय 90 डिग्री एंड 180 है ना, बाय प्रिज्म, है प्रिज्म है ना। तो प्रिज्म से इमेज का 180 और 90 डिग्री पर रोटेशन, ठीक है। चलो आ जाओ। देख बेटा, अगर मैं एक प्रिज्म को यूं रख दूं, समझना ध्यान से है ना, डायग्राम ही सही नहीं बन रहा, इधर देखो। अब ठीक है ना। ये 45 डिग्री बेटा आइसोसाइल्स, राइट एंगल आइसोसाइल्स प्रिज्म है ना, ये 45, और इसका म्यू 1.5 है ना। म्यू कितना है 1.5, और म्यू 1.5 के लिए, म्यू 1.5, म्यू इक्वल टू 1.5 के लिए थीटा सी 42 डिग्री के आसपास होता है। ध्यान रखना, ये 42 डिग्री के आसपास होता है ना, ये रटा हुआ होना चाहिए इधर है। अब देखो, जब मैं प्रिज्म के सामने एक ऑब्जेक्ट ए भी रखूंगा तो क्या मैं बोल दूं इससे आने वाली रे यूं जाएगी, ये तो क्या मैं बोल दूं ये रे यूं गई और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यूं आ जाएगी। अच्छा ये नॉर्मल, ये एंगल, तो क्या मैं बोल दूं ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, तो 45 पे रे आएगी, 45 पे जाएगी, यहां पे भी 45 पे रे आएगी और 45 पे जाएगी। तो ये रे आई और ये परपेंडिकुलर चली गई, तो रे आई और परपेंडिकुलर चली गई। क्लियर है क्या? अब जो रे, तो यहां पे देखो पहली सरफेस पे कोई रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, तो ये एंगल 45 है, तो ये याद है R1 अगर 0 हो जाता है, R1 बराबर 0 तो R2 बराबर A हो जाता है, या R2 बराबर A बराबर 45, तो ये 45 पे गिरी और 45 पे आने वाली रे TIR करेगी क्योंकि इट इज ग्रेटर देन थीटा सी, R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी क्योंकि R2 बराबर 45 डिग्री है और थीटा सी 42 डिग्री है, तो 45 पे यहाँ TIR हो जाएगा। बेटा ये निकाल लेना ना, 1.5 साइन थीटा सी बराबर 1 कर देना, म्यू साइन 1 साइन 90, तो ये थीटा सी बराबर 42 डिग्री आता है, याद कर लो। अरे यार 1.5 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 करके सोल्व करो ना, तो साइन क्रिटिकल एंगल निकालना सिखाया था ना मैंने। 1.5 ये कर लेना 2/3, और 2/3 से कितना आता है 0.67, और इसको सोल्व करना 42 डिग्री आएगा, कर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये याद रखना है।
कांच एयर, ग्लास एयर के लिए म्यू सॉरी थीटा सी 42 डिग्री होता है, ग्लास एयर सरफेस के लिए थीटा सी 42 डिग्री होता है, तो 45 पे TIR होगा, और जैसे ये TIR होगा 45 पाई 45 पर परपेंडिकुलर, तो यहां से 90 डिग्री पे निकल जाएगी, R2 फिर से 0 हो जाएगा यही, तो ये तो मैं बोल दूं ये इमेज यूं हो जाएगी, तो देख लो 90 डिग्री पे, तो आपके मोबाइल में जो इमेज आती है उसको अपन नहीं करते ना रोटेट बाय 90 डिग्री, यूं आती तो याद है यूं, तो इमेज देखनी है तो यूं कर लेते हैं ये, ठीक है। चलो आ जाओ, अब 180 से रोटेशन करते हैं, अच्छा 180 से रोटेशन दे देगा, वन 180 से रोटेशन करते हैं, ये दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ये तो बोल दो ये रह गई है ना, एक अब इसी प्रिज्म को मैंने ऐसे रख दिया तो ये रह गई, यहां से TIR होगा, ये तो ये वही यहां पे रह गिरी, ये N, ये N, ये तो यहां से TIR, ठीक है, फिर वापस रहे यहां गिरी, है ना, ये नॉर्मल यहां से फिर से TIR होगा, ये डैश बी डैश, ये तो रह गई यहां TIR एक बार और फिर यहां दो, तो मैं बोल दूं 2 TIR हो गए, TIR 1 एंड दिस इज TIR 2, क्योंकि दोनों बार रहे 45 पे गिरी एंड दिस इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो मैं बोल दूं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी हुआ वो थीटा सी यानी कि 42 डिग्री से ज्यादा हुआ। अरे कांच के लिए मैंने बताया ना म्यू 1.5 के लिए 42, तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी रहे R10 R2 45, तो यहाँ TIR हुआ, फिर यहाँ 45 पे गिरी फिर TIR हुआ, तो देख लो 180 से रोटेशन, तो ये बोल दूं रोटेशन बाय 180, रोटेशन बाय 180 डिग्री, तो एक हुआ 90 डिग्री से रोटेशन, एक हुआ 180 डिग्री से रोटेशन, ये रोटेशन बाय 90 डिग्री, रोटेशन बाय 90 डिग्री, ये तो पहली बार 90 डिग्री से रोटेशन हुआ, दूसरी बार 180 से रोटेशन हुआ। समझ में आ गई क्या बेटा? तो प्रिज्म रे को 90 और 180 से रोटेट कर देता है, ठीक है। चले आगे। अच्छा, अब रेनबो की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो स्कैटरिंग का फिनोमिनन है रेनबो, ठीक है। तो बोल दो रेनबो क्या हो गया, तो देखो बेटा थोड़ी सी इसमें रामायण ज्यादा है, सन की तरफ बेक करके नजर आता है, ठीक है। अब थ्योरी आपको लेना, तो ये सन की तरफ बेक करने पर नजर आता है। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें भी पूछ लेते हैं, तो अपन कोई बात छोड़ नहीं सकते। तो ये देखो, तो आपको रेनबो देखना है तो आपको सन की तरफ बेक करके खड़ा होना पड़ेगा। इधर क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में एयर ड्रॉप ट्रैप, वाटर ड्रॉप ट्रैप हो जाती है एयर के अंदर, है ना, जैसे पत्तों पे, है ना, और थोड़ा सा वेपर, वाटर वेपर आ जाती है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलिप्टिकल। देखो बेटा कोई भी नेचर के अंदर बबल स्फेरिकल रह ही नहीं सकती, थोड़ी सी इलिप्टिकल होती है। क्या होती है बेटा? इलिप्टिकल, है ना। स्फेरिकल से अपन रेनबो नहीं बना पाएंगे, ये इलिप्टिकल। तो जब रे यहाँ गिरती है बेटा, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रेनबो। तो पहले एक बार बेसिक समझते हैं ना, ये देखो पहले बेसिक समझते फिर मैं टाइप बताऊंगा। तो आप सन की तरफ देख, पहले छोटा छोटा बेसिक समझते, फिर तो सन की तरफ जब देख करके खड़े होते हैं हम, तो क्या होता है, ये वाटर ड्रॉप एयर के अंदर वाटर ड्रॉप ट्रैप हो जाती है, ये तो रे जाती है। जैसे ही व्हाइट लाइट रे के अंदर भाई सन से रे उधर चली गई और आप इधर मुंह करके खड़े हो, बैक सन की तरफ आपके बैक है, तो फिर आपको रे नजर कैसे आएगी? रे तो चली गई, कोई भेजेगा वापस। सर मिरर नहीं तो TIR भी तो हो सकता है, तो मिरर तो है नहीं सामने, तो TIR, तो वाटर ड्रॉप से TIR होता है। कैसे? तो पहले डिस्पर्शन होता है। सर फिर कलर कैसे नजर आता है? पहले डिस्पर्शन होता है। अच्छा, क्या मैं बोल दूं कि अंदर म्यू सबसे ज्यादा वॉयलेट का होगा, ए अंदर म्यू वाटर का वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा, और म्यू सबसे ज्यादा होगा तो उसके लिए एंगल सबसे कम आएगा। तो सबसे ज्यादा जो रे पास आएगी नॉर्मल के, वो होगी वॉयलेट, ठीक है। और सबसे कम जो पास आएगी, है ना, क्योंकि म्यू सबसे ज्यादा होगा रेड का, तो सबसे नॉर्मल की तरफ कम आएगी, वो ये है रेड। यूं इस टाइप से कलर स्प्लिट हो जाएंगे। हालांकि मैं आगे कलर बनाऊंगा नहीं, ये
ग्रीन ग्रीन सब वो देख लेना बेटा, मैं सीक्वेंस का ध्यान नहीं रख रहा हूं। ये तो सारे कलर तो पहले डिस्पर्शन होगा, दिस इज डिस्पर्शन। क्या है डिस्पर्शन? तो एक तो होता है डिस्पर्शन, तो रेनबो एक मिला जुला फिनोमिनन है। एक होता है डिस्पर्शन, तो ये कलर फैल गए। अब ये कलर एक होता है टीआईआर, यहां होता है टीआईआर बैक सरफेस पे, ये टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब टीआईआर होगा तभी तो कलर रिफ्लेक्ट बैक होंगे। ये भैया रेड मोड़ गया है ना बेटा, मैं वो सीक्वेंस का ध्यान मत रखो अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे को ये बता रहा हूं ये ऐसा होगा बेटा, इसमें थोड़ा इमोशनल मत हो तू, मैं तो ये यूं ही बता रहा हूं तेरे को, ये इस टाइप से। तो ये कलर पहले भी है और फिर ये यहां से बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे बाद में, तो मैं बोल दूं टीआईआर। अच्छा, अब रेनबो दो टाइप के बनते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मैं बोल दूं पहले अपन इसका वो लिखते हैं रामायण, है ना। इसमें देखो मैं डायग्राम ही बना दूंगा। पहला इसमें जो पॉइंट है रेनबो, इट इज रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू is formed due to dispersion, total internal reflection and refraction. Rainbow is formed due to dispersion, तीन phenomena, dispersion, total internal reflection and refraction, है ना। या it is composite phenomenon of dispersion, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। सन की तरफ इन रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन, सन की तरफ बेक करने पर, बेक करके देखने पर नजर आता है। ठीक है, नजर आता है, समझ गए। रेनी सीजन में सन की तरफ बेक करके देखने पर नजर आता है। ठीक है, समझ गए, नजर आता है ओरिजिन से, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 42, अभी अलग अलग लिखा होता है किताबों में, किसी में 42 डिग्री लिखा होता है, किसी में 50 से 54 डिग्री लिखा होता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है ना। अपन तो आपके मॉड्यूल में जो लिखा वही लिख लेते ताकि अपन क्या डबल बातें नहीं हो। ठीक है, ये देखो इसे लिखा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो रामायण दी भी नहीं है क्या इसमें रेनबो की। अपन एक काम करते ना, इससे बचे तो मैं बोल दूं क्या, ये एंगल एट आई रेनबो का, तो इट इज ए कलरफुल ज्योमेट्री, है ना। कलर या यूं लिखो एंगुलर डिस्पर्शन, है ना, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन इज 2 to 3, या एंगल एट आई कर दो, एंगल एट आई इज 2 to 3 डिग्री, यूं लिख दो 2 to 3 डिग्री बस। तो अब वो उससे बच गए अपन। कई किताबों में 50 डिग्री टू 53, 52 डिग्री लिखा होता, कहीं में 40 से 42 डिग्री लिखा होता। अपन तो एक काम करते हैं 2 to 3 डिग्री लिख लो, है ना। कंफ्यूजन है मेरे को, इसलिए मैं सीधा एंगल एट आई इस 2 से 3 डिग्री में सारे कलर नजर आ जाते हैं। ये सातों कलर जो होते हैं ना, सर आप कलर की सीक्वेंस क्यों नहीं बोल रहे हो, अभी बताता हूं। ये 2 से 3 डिग्री होता है, ये है ना। ये सातों कलर के बीच में जो एंगुलर गैप होता है वो 2 से 3 डिग्री होता है। सर आप कलर की सीक्वेंस क्यों नहीं बोल रहे हो, है ना। तभी बताता हूं क्यों नहीं बोल रहा हूं, है ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेनबो, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेनबो, 2 टाइप ऑफ रेनबो। बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में ना इनमें से कोई भी चीज दे, जैसे टीआईआर हुई है, मेन रीजन डिस्पर्शन है, ध्यान रखना, क्योंकि कलर नजर आने चाहिए। रेनबो इज ए कलरफुल ज्योमेट्री, तो अगर सारे यही ऑप्शन दे दे और ऑल नहीं दे तो आप फिर मेन मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट फिर डिस्पर्शन टिक करना। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेनबो, कौन सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, फर्स्ट प्राइमरी सेकेंड सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है बेटा, तो अब सुनना ध्यान से हो। प्राइमरी कैसे बनता है, इधर देखो, है ना। प्राइमरी में ये होता है ना, अब थोड़ा अपन इसमें डिस्पर्शन नहीं बताएंगे, क्योंकि डिस्पर्शन बताएंगे ना बेटा तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा, है ना। तो अपन सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है बेटा, रेज आती है, सनरेज,
है ना। देखो एक बबल से सारी रे नहीं आती है। अब इसमें कलर स्प्लिट होते हैं, है ना, ये TIR होता है, ये TIR। तो प्राइमरी रेनबो में एक TIR होता है, यहां पे रिफ्रैक्शन 1, बातें देखना, रिफ्रैक्शन 1, रिफ्रैक्शन 1 या रिफ्रैक्शन 2, रिफ्रैक्शन 2, है ना। यहां पे भी वही, है ना, ये दो, मैं दो कलर ला रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट, है ना। ये ये तो मैं बोलूं इसकी वॉयलेट उधर चली गई, इसकी रेड नीचे चली गई, तो रेड का झुकाव ज्यादा है ये, तो मैं बोल दूं ये विबग्योर। तो नीचे से ऊपर सीक्वेंस विबग्योर होती है। ऐसे अलग अलग कलर आते रहेंगे, है ना। और ये एंगल 2 to 3 डिग्री होगा, ये दिस एंगल इज 2 to 3 डिग्री। ये रेनबो, ऐसे सातों कलर। तो मैं बोल दूं प्राइमरी रेनबो में एक TIR होता है और दो रिफ्रैक्शन होते हैं, है ना। तो प्राइमरी रेनबो में एक TIR, दो रिफ्रैक्शन होता है और नीचे से ऊपर विबग्योर होता है। क्लियर है। तो ये कलर सीक्वेंस क्या होती है बेटा, विबग्योरियम, है ना। ये ये विबग्योर, ये नीचे से ऊपर जाने पर विबग्योर होती है, बोलो, है ना। ये दिस इज द प्राइमरी रेनबो, ये प्राइमरी रेनबो का हिसाब है, प्राइमरी रेनबो, है ना। एक TIR एंड दो रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, नंबर भी पूछे हुए हैं, तो एक तो होता है TIR और दो होते हैं रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो रिफ्रैक्शन एक TIR। डिस्पर्शन तो होता ही अंदर, मैंने अंदर डिस्पर्शन नहीं बनाया, ऊपर से रेड कलर आता है और नीचे वाला वॉयलेट कलर होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर विबग्योर नजर आता है। क्लियर है। सेकेंडरी रेनबो देखो बेटा, ध्यान रखना, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। इसमें देखो ये कैसे बनता है, इधर देखना हो, ये रे यूं नीचे से लो, ये रे नीचे से लो, दो TIR होते हैं। वेरी गुड सर, ये दो TIR, ये दो TIR, है ना। TIR 1, TIR 2, TIR 1, TIR 2, ठीक है। और यहां पे कलर की सीक्वेंस, वॉयलेट ऊपर से आता है और रेड नीचे से आता है, यहां वॉयलेट नीचे चला जाता है और वहां पे रेड ऊपर रह जाता है। ये तो अलग अलग, ध्यान है ना, रेनबो में एक बबल से सारी कलर नहीं आते हैं, इतनी डिस्टेंस होती है, वो तो पता नहीं कहीं जाते हैं, तो अलग अलग मल्टीपल बबल्स ही होती है। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात, और वही 2 से 3 डिग्री एंगल, 2 to 3 डिग्री। क्लियर है। दिस इज सेकेंडरी रेनबो, दो TIR होते हैं, दो रिफ्रैक्शन होते हैं, और कलर की सीक्वेंस ऊपर से नीचे विबग्योर होती है, ऊपर से नीचे विबग्योर, 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 ऊपर से नीचे विबग्योर, दिस इज विबग्योर, ऊपर से नीचे आने पर विबग्योर होती है, ठीक है। और सेकेंडरी रेनबो में दो TIR एंड दो रिफ्रैक्शन, तो दो TIR और दो रिफ्रैक्शन। क्लियर है। तो सेकेंडरी रेनबो में दो TIR दो रिफ्रैक्शन होते हैं, प्राइमरी रेनबो में एक TIR दो रिफ्रैक्शन होते हैं। कलर सीक्वेंस उसमें नीचे से ऊपर विबग्योर होती है, इसमें ऊपर से नीचे विबग्योर होती है। क्लियर है। बताओ कौन ज्यादा इंटेंस होगा। तो क्या मैं बोलता हूं इसमें दो TIR हुए तो रे भाई हर जगह टोटल इंटर रे बाहर भी तो जाती है, तो प्राइमरी रेनबो आर मोर इंटेंस देन सेकेंडरी, प्राइमरी रेनबो आर मोर इंटेंस देन सेकेंडरी, प्राइमरी रेनबो is more intense than secondary,
सेकेंडरी, ध्यान रखना सेकेंडरी से प्राइमरी रेनबो ज्यादा इंटेंस होता है, क्योंकि इनमें 2 TIR होने से थोड़ा सा होता है ना, रे लूज हो जाती है, इंटेंसिटी लूज हो जाती है। क्लियर है? कलर सीक्वेंस ध्यान रखना बेटा, किसमें कौन सी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो कलर सीक्वेंस, एक नंबर ऑफ TIR और एक इंटेंसिटी। क्लियर है? ये सेमी सर्कल नजर आता है, मतलब सेमी सर्कल तो नहीं बोल सकता आप, ठीक है, अर्धचंद्राकार। चलो समझ में आ गई बेटा ये? तो मेरी तरफ से ये 100% चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब अपन आगे बात करेंगे बेटा आई डिफेक्ट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ओके ओके, धन्यवाद।